अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। बेटा आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बेटा हमने यूनिट शुरू किया हुआ है मोशन एंड फोर्स, और आज हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज हम लॉज ऑफ मोशन को न्यूमेरिकली भी देखेंगे और थ्योरेटिकली भी देखेंगे, क्योंकि दोनों तरह से इसके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, दोनों एस्पेक्ट से आपने इसको कवर करना है। तो आइए लॉज ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं जी। तो फर्स्ट पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है दे आर एम्पिरिकल लॉज। बहुत ही सादा से हैं स्टेटमेंट, एक दफ़ा किसी बच्चे को भी समझाए तो समझ आ जाती है। एम्पिरिकल लॉज हैं जी, एंड दे आर डिड्यूस्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हैं। एक्सपेरिमेंट्स पहले हुए, लॉज जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के तौर पे बने हैं जी। तो ये हमें सर आइजक न्यूटन ने 1687 में दिए थे। ठीक है जी, और उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपिया में ये लॉज लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी, कब दिए गए और कौन सी बुक में लिखे हैं सर आइजक न्यूटन ने जी। न्यूटन लॉज आर वैलिड फॉर स्पीड दैट आर लो कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ लाइट। यानी हमारे पास जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है वो सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होंगे जिनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होगी। यानी जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रेन है, कार है, ठीक है, मोटरसाइकिल है, एरोप्लेन है, या कोई इंसान दौड़ता है, ठीक है, तो जो हमारे पास ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है, जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, तो उन सब के ऊपर जो है वो न्यूटन लॉज वैलिड होंगे। तो न्यूटन लॉज हमारी डेली लाइफ पे एप्लीकेबल हैं जी। फॉर वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स such as atomic particles in an accelerator, relativistic mechanics developed by Albert Einstein is applicable। यहाँ पे वो हमें ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स बहुत स्पीड से मूव करते हैं, फॉर वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, और वेरी फास्ट मींस ऐसे पार्टिकल्स जो एक्सेलरेटर के अंदर हैं, ठीक है, उनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होती है। वहां पे अल्बर्ट आइंस्टाइन की फिजिक्स लगती है, वहां पे न्यूटन लॉज वैलिड नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन की मोशन को अगर आपने स्टडी करना है तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो तो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है, इसलिए उसके ऊपर न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होंगे। वहां पे हम कौन सी फिजिक्स अप्लाई करेंगे? आइंस्टाइन की फिजिक्स जी बेटा। तो अब हम पढ़ने लगे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला जो कानून है। स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मुझे पता है आपको स्टेटमेंट आती है, लेकिन इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless and until an external force is applied। एक बॉडी जो है अगर वो रेस्ट में है तो वो अपनी रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू करेगा, ठीक है, और अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में अलोंग द स्ट्रेट लाइन तो वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक, ठीक है। यानी ये लॉ कब तक वैलिड है? जब तक सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, तब तक जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड है, ठीक है। जैसे ही सिस्टम पे नेट फोर्स एक्ट करेगी तो डेफिनेटली रेस्ट वाली जो बॉडी है वो रेस्ट में नहीं रह सकेगी, नेट फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो बॉडी मूव कर रही है वो या तो एक्सेलरेट होगी या फिर डिसेलरेट होगी। तो कब तक वैलिड है ये स्टेटमेंट जो न्यूटन ने दी? ये तब तक वैलिड है जब तक नेट फोर्स जीरो हो। जब तक नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। नेट फोर्स जीरो होगी तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और नेट एक्सेलरेशन जीरो का मतलब बॉडी की वेलोसिटी या तो कांस्टेंट है या फिर जीरो है, ठीक है बेटा। तो नेट फोर्स जीरो जब होती है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब है कि जो न्यूटन
का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इक्विलिब्रियम को डील करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेटा पूछा जाता है कि विच लॉ ऑफ न्यूटन डील्स विद द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कौन सा लॉ डील कर रहा है? जिसमें नेट फोर्स जीरो है। किसमें नेट फोर्स जीरो है? फर्स्ट लॉ में। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट नोट कर लें, मैंने नोट किया भी वो आपके लिए जी। तो यहां पे आपने माइंड में रखना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद इक्विलिब्रियम जी। हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। वेल नोन स्टेटमेंट है, हर एक को याद है। नेक्स्ट है बेटा, इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आपने डेफिनेशन ऑफ फोर्स पढ़ी हुई है ना, कि फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो बॉडी को रेस्ट में लाती है, लाने की कोशिश करती है, या बॉडी को मोशन में ले जाती है या ले जाने की कोशिश करती है, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो देखिए, जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगी इसका मतलब है कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। नेट फोर्स जब तक जीरो है तब तक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में है, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, जैसे ही उसके ऊपर नेट फोर्स अमल की, यानी कि ऐसी एजेंसी आ गई जिसने रेस्ट वाली बॉडी को रेस्ट में नहीं रहने दिया, या जो बॉडी मूव कर रही थी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको उसकी वेलोसिटी को डिस्टर्ब कर दिया है उस एजेंसी ने, तो उसी एजेंसी को क्या नाम दिया जाता है? फोर्स का। तो याद रखिएगा कि आपके पास जो फर्स्ट लॉ है ये आपको फोर्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। ये सवाल पूछा जाता है विच लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, वो फर्स्ट लॉ है। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक आपको मैंने पॉइंट नोट करवाए। नेक्स्ट है बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहां पे न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो, यानी ऐसा सिस्टम जिसपे नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो, वहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड करता है जी बेटा। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, आपको एक डायग्राम दिखाई गई है। ये तीन मैसेज हैं, इसका मैस है m, इसका 2m और इसका 3m। द मैसेज मूव अपवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड। मैसेज कांस्टेंट स्पीड से अपवर्ड मूव कर रहे हैं। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मैस 2m। ये जो 2m है इसके ऊपर आपने नेट फोर्स निकालनी है। ठीक है बेटा, तो आप देखें आपको जो है वो स्पीड क्या दी गई है? कांस्टेंट। स्पीड क्या दी गई? कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। अपवर्ड है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही ऑलरेडी, तो हम कांस्टेंट स्पीड को एज अ कांस्टेंट वेलोसिटी ही कंसीडर कर रहे हैं। आपको पता है, पहले भी आपको बताया है कि जब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होती है तो हम जो है वो वेलोसिटी को स्पीड भी बोल लेते हैं। ठीक है जी, आप कह लें कि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेलरेशन कब जीरो होता है? जब सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या होती है? जीरो होती है। तो सारे मैसेज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सबके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स क्या है? जीरो है। आपसे 2m का पूछा है, वो इनमें से किसी का भी पूछता आंसर क्या आना था? जीरो जी बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, A particle is moving with velocity v। एक पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, is acted upon by three forces। एक पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो उसके ऊपर तीन फोर्सेस अमल की करने लग गई, एज शोन इन द फिगर। जैसे कि फोर्सेस आपको दिखेगी, लेट्स से इसको F1 कह देते हैं, इसको F2 कह देते हैं, इसको F3 कह देते हैं। ये पार्टिकल के ऊपर लग रही है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज और नन ऑफ दीज। तो बेटा आप देखें ये तीनों फोर्सेस जो हैं, आपको पता फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, आप इनको वेक्टर्स मान लें, हैं ही वेक्टर्स, ये मानना क्या आपने। तो ये तीनों वेक्टर जो हैं ये एक क्लोज्ड ट्रायंगल बना रहे हैं। यानी अगर मैं इसको फर्स्ट वेक्टर मानूं, इसको थर्ड वेक्टर मानूं,
तो जहां पे फर्स्ट की टेल है वहीं पे थर्ड का हेड है, यानी जहां फर्स्ट की टेल है वहां लास्ट का हेड है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? 0। वो आप ड्रा ही नहीं कर सकते। यानी इस केस में जो आपकी नेट फोर्स है, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो जब फोर्स 0 होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या आती है? कांस्टेंट। तो हम कहेंगे वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है बेटा? समझ आती जा रही है ना जी। नेक्स्ट है, if a fog droplet during its free fall motion attains the terminal velocity, then the motion of fog droplet follows। अगर एक फॉग ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे आते हुए टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ले तो उस वक्त वो कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? फर्स्ट लॉ को, सेकंड लॉ को, थर्ड लॉ को, या इनमें से किसी को भी नहीं? ठीक है, तो आप देखिए टर्मिनल वेलोसिटी आपने पढ़ी हुई है। टर्मिनल वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी attained by the body, attained by the body। तो ये इसकी डेफिनेशन है टर्मिनल वेलोसिटी की। ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है बेटा? 0 लिख दिया था। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन 0 होगा तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या होगी? 0 होगी। और जिस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो वहां पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? फर्स्ट लॉ। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। When a car moves with constant velocity, force on it is। तो बेटा बार बार कर रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 का मतलब है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0 है। 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल ऑन अ बॉडी इन मोशन, बॉडी इन रेस्ट। जी, 1 only, 2 only, neither 1 nor B। ये neither A nor B, यानी ना फर्स्ट ना 2। जी, तो डेल्टा क्या है? बोथ A एंड B। तो बेटा आप याद करें, मैंने आपको डेफिनेशन में से क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट लॉ को जब आपने डिफाइन किया है तो आपने ये कहा था ना कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, और जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म मोशन से अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव करती रहेगी जब तक इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 हो। तो यानी जो फर्स्ट लॉ है इसमें आपने उस बॉडी का भी जिक्र किया जो रेस्ट में है और उसका भी जिक्र किया जो मोशन में है, तो ये दोनों पे एप्लीकेबल है। तो बोथ ए एंड बी हम आंसर लेंगे जी। सेकंड लॉ आ गया, स्टेटमेंट आपने पढ़ी हुई है। When a force acts on a body, it produces acceleration in the direction of force। ठीक है, जब फोर्स किसी बॉडी पे अमल करती है तो वो बॉडी में क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन। किस डायरेक्शन में? फोर्स अपनी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। एक्सेलरेशन जो है इसकी मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, और बॉडी के मास के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां से याद रखिएगा, अगर हम ग्राफ बनाएं फोर्स और एक्सेलरेशन में, फोर्स और, तो ग्राफ क्या आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि इनमें डायरेक्ट रिलेशन, स्ट्रेट लाइन है बेटा। ओके, और अगर हम एक्सेलरेशन और मास में ग्राफ बनाएं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे बॉयल्स लॉ का ग्राफ है वैसे आना चाहिए आपके पास। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास,
The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body and change takes place in the direction of applied force. F is equal to डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी. ये भी आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ की ही फॉर्म है. ये भी न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है. अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, यानी मैं अगर मोमेंटम और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, तो इस तरफ मोमेंटम ले लें, इधर आप टाइम ले लें, तो ये फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इस टी को इधर ले जाएंगे तो डायरेक्ट रिलेशन आएगा ना आपके पास, ये बनेगा. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया आपके पास. अब याद रखिएगा ये जो पीटी ग्राफ है इसकी आप स्लोप निकालेंगे कोई से 2 पॉइंट चूज करके, तो स्लोप क्या आएगी? डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी. और वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? फोर्स को. तो पीटी ग्राफ जो है यानी मोमेंटम और टाइम का जो ग्राफ होता है वो इंपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है. और अगर आप ग्राफ बनाते हैं फोर्स का, इधर हम फोर्स ले लेते हैं, ठीक है, और इधर हम टाइम ले लेते हैं, टाइम के साथ ग्राफ बना लेते हैं. लेट्स सपोज फोर्स कांस्टेंट है, तो आप इसका एरिया निकालें जरा. इसका एरिया क्या आएगा? F इंटू डेल्टा टी. और F इंटू डेल्टा टी किसके बराबर आएगा? चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स आप कह लें. ठीक है. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं. नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इट गिव्स मेजर ऑफ फोर्स. जो फर्स्ट लॉ था उसने आपको फोर्स की डेफिनेशन दी थी, लेकिन ये नहीं बताया कि आप फोर्स कितनी है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते. फर्स्ट लॉ आपको फोर्स की डेफिनेशन देता है, फोर्स को मेजर करने का मेथड नहीं बताता. वो कौन बताता है? सेकंड लॉ. तो सेकंड लॉ ने हमें फोर्स मेजर करना बताई. जैसे आपको इसमें ए और एम दे दिया जाए तो आप फोर्स की वैल्यू बता देंगे. ठीक है. आपको यहाँ पे डेल्टा पी और डेल्टा टी की वैल्यू दे दें, आप फोर्स की वैल्यू बता सकते हैं. ठीक है ना. तो सेकंड लॉ से हमने फोर्स मेजर करना सीखी, फर्स्ट लॉ से डिफाइन करना सीखी. जी. F इज इक्वल टू एम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट मास. याद रखिएगा ये जो आपके पास स्टेटमेंट है F इज इक्वल टू एम, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मैथ वाली बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है. अगर कहीं सिस्टम का मैथ चेंज होता है, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन में आप देखें, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है उसका मैथ कम हो रहा होता है, तो वहां पे आप न्यूटन सेकंड लॉ की ये फॉर्म नहीं लगा सकते, बल्कि आप ये लगाते हैं. ठीक है. क्योंकि ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा. जी. यही पॉइंट है हमारे पास. देखें, जो हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि F इज इक्वल टू एम ए जो है और F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी जो है, इनमें से मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ कौन सी है, या आप ये कह लें कि मोस्ट फंडामेंटल कौन सी है, ये भी पूछ लेते हैं. एडवांस की जगह पे वो फंडामेंटल फॉर्म भी कह देते हैं. ठीक है. एडवांस के वर्ड की जगह पे फंडामेंटल. तो बच्चों ने आमतौर पे F इज इक्वल टू एम ए जो है ना उसको रटा लगाया होता है, लेकिन आप इसकी जो है ना वो फिजिक्स को समझे. जो F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी है, ये कांस्टेंट मैथ के लिए भी एप्लीकेबल है और ये वेरिएबल मैथ के ऊपर भी एप्लीकेबल है. तो ये मोर एडवांस्ड है. जबकि F इज इक्वल टू एम ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मैथ के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वेरिएबल के लिए उसको अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है. सो F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज मोर एडवांस्ड and more fundamental form of Newton's second law because it is applicable for both constant and variable masses. जी. ये हम कर रहे हैं. स्लोप ऑफ PT ग्राफ गिव्स impulsive force, impulse बोल दिया मैंने, impulsive force. ठीक है. सो मोमेंटम और टाइम का ग्राफ है ये जी. इसकी स्लोप आपको impulsive force देती है, हमने अभी किया भी है जी. एरिया ऑफ FT ग्राफ गिव्स इम्पल्स,
या चेंज इन मोमेंटम। आपने अभी देखा कि एफटी ग्राफ का जो एरिया था वो चेंज इन मोमेंटम को, इम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। जी अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसके क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, ध्यान से समझने आपने, ठीक है जी। और ज्यादातर आते भी न्यूमेरिकल जो है वो सेकंड लॉ में से ही है। ओके, तो इसके ऊपर जरा तवज्जो देनी है आपने। A player takes 0.1 second in catching a ball of mass 150 gram, moving with velocity 20 meter per second. The magnitude of force imparted by the ball on the hand of the player. तो आपने फोर्स बतानी है कितनी है उसके हाथों पे लगी, प्लेयर के हाथों पे लगी। तो टाइम कितना आपके पास 0.1 सेकेंड। मैस ऑफ बॉल कितना है 150 ग्राम, इसको आप 0.150 kg भी कह सकते हैं। इनिशियल स्पीड कितनी है जी बॉल की 20 मीटर पर सेकंड। जाहिर है जब वो बॉल को कैच करेगा बॉल रुक जाएगी, तो फाइनल स्पीड, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फोर्स आपने मालूम करनी है। तो आपके पास फार्मूला है F इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा P ओवर डेल्टा T। अब आप इसको लिखें F इज इक्वल टू, डेल्टा P को आप लिख सकते हैं M VF माइनस M VI ओवर डेल्टा T। F आपने फाइंड करना है, M कितना दिया हुआ है बेटा 0.150, VF कितने 0 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0.150 और VI कितने 20 है, डिवाइडेड बाय 0.1 सेकेंड आ गया आप। तो ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी ना, तो आपके पास F क्या आएगा बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस 0.15, 0 लिखने की जरूरत नहीं है अब, तो 0.15 इंटू 20 ओवर 0.1। अगर मैं ये पॉइंट खत्म करूं तो यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा, और अगर इस पॉइंट को खत्म करूं तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। तो इसको आप 0 को 0 के साथ खत्म करें, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो फोर्स कितनी आ रही है -30 न्यूटन। नेगेटिव साइन इधर ले जाएं क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है, जो बॉल को डिसलरेट कर रही थी, तो 30 न्यूटन जो है वो फोर्स इम्पार्ट हो रही है, ठीक है जी। 30 न्यूटन आपका आंसर। मैग्नीट्यूड पूछी है वैसे भी उसने आपसे, ठीक है ना, 30 न्यूटन आंसर आता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी। द मैस ऑफ अ लिफ्ट इज 200 किलोग्राम। आपके पास एक लिफ्ट है जी, 200 नहीं बेटा 2000 किलोग्राम है जी लिफ्ट का मैस। When the tension in the supporting cable is 20,000 न्यूटन, कितनी टेंशन है 20,000 न्यूटन। Then the acceleration, तो acceleration आप फाइंड करें। देखिए बेटा एक्सेलरेशन याद रखें हमेशा नेट फोर्स की वजह से होता है, तो यहां पर आप नेट फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे F नेट जी। तो जो नेट फोर्स है वो यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनके वेक्टर सम के बराबर आएगी। तो दो फोर्सेस हैं, टेंशन किस तरफ है अपवर्ड, और इसका वेट किस तरफ होगा डाउनवर्ड। तो टेंशन माइनस W करें, आपके पास क्या आ गई नेट फोर्स। तो आप इसको लिख सकते हैं नेट फोर्स को MA, टेंशन की वैल्यू कितनी है 28,000 माइनस वेट कितना बनेगा P, आपके पास मैस 2000 किलोग्राम है। अगर मैं G की वैल्यू जो है वो 10 ले लूं तो mg कितना आ जाएगा 20,000। तो आप 28,000 में से जो है वो 20,000 को माइनस कर दें, तो MA किसके बराबर आ गया, सॉरी MA कितना आ गया आपके पास 8,000। अब M की वैल्यू पुट कर दें, M कितने है 2000, तो 3030 से कट जाएंगे आपके,
एक्सेलरेशन कितना आ गया 8/2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने अपवर्ड फोर्स को जो है वो पॉजिटिव माना है, ठीक है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही आया। इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो इस वक्त अपवर्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आना चाहिए, बीटा आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम मजीद क्वेश्चंस करेंगे। जी बेटा, हमारे पास अब क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ mass 60 किलोग्राम inside a lift of mass 940 kilogram and presses a button on a control panel. The lift starts moving upward with an acceleration of 1 meter per second square. If g is equal to 10 meter per second square, the tension in the supporting cable is. तो बेटा अब सिचुएशन आपको ये दी गई है कि आपके पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट का मास कितना है 940 किलोग्राम, और लिफ्ट में एक आदमी है जी, इसका मास कितना है 60 किलोग्राम। तो लिफ्ट जो है जब उसने बटन प्रेस किया तो लिफ्ट ऊपर जाना शुरू हो गई, कितने एक्सेलरेशन के साथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। कितना एक्सेलरेशन है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी की वैल्यू आप नोट कर लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो टेंशन आपने फाइंड करनी है। तो टेंशन तो बेटा अपवर्ड ही होगी ना, तो आप नेट फोर्स की इक्वेशन लिखें। तो यहाँ पे दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, केबल में टेंशन अपवर्ड और सिस्टम का वेट डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स क्या आएगी T माइनस W। ओके, तो आपके पास आप इसे लिख सकते हैं F को MA, तो MA बराबर आ जाएगा T माइनस W, ठीक है बेटा। सो अब आपके पास ये इधर माइनस है W, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि टेंशन आपने फाइंड करनी है, तो वो हो जाएगा MA प्लस W, और W जो है वो mg होता है, तो MA प्लस mg। मैस कितना आपके पास जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, मैस ऑफ लिफ्ट प्लस मैस ऑफ मैन, तो ये 1000 किलोग्राम आपने मैस पुट करना है, ये गलती नहीं करनी। एक्सेलरेशन कितना है इस वक्त 1 मीटर पर सेकंड प्लस मैस कितना है जी सिस्टम में जो हम यूज कर रहे हैं 1000 मल्टीप्लाई है, जी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 10,000 हो गया, ये 1000 हो गया, तो 11,000 जो है 11,000 न्यूटन टेंशन होगी केबल में। बीटा ऑप्शन आनी चाहिए। ओके बेटा, देखिए थोड़े से ना सेकंड लॉ ऑफ जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं जी। अ मंकी ऑफ मैस 20 किलोग्राम इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। एक आपके पास आप कह लेंगे एक रस्सी है, और मंकी जो है उसने इस रस्सी को पकड़ा हुआ, मंकी की तो दुम भी होती है जी, दुम भी बना दी, ठीक है। मंकी का मैस कितने है 20 किलोग्राम। A monkey of mass 20 kilogram is holding a vertical rope. The rope will not break when mass of 25 kilogram is spotted from it. जी 25 किलोग्राम तक का मैस अगर आप इसके साथ लटका दें तो जो रस्सी है वो टूटेगी नहीं, will not break, but will break if mass exceeds 25 किलोग्राम। तो अगर आप 25 किलोग्राम से ज़्यादा मैस जो है वो रस्सी के साथ लटकाएंगे तो रस्सी टूट जाएगी, यानी मैक्सिमम आप कितना मैस जो है वो रस्सी के साथ लटका सकते हैं 25 किलोग्राम। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप। तो बताएं जी जो मंकी है वो मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है जी। नेट फोर्स निकालने क्या होगी,
रोप में टेंशन होगी ऊपर की तरफ और वेट अमल करेगा नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स क्या निकलेगी, टेंशन माइनस डब्ल्यू। ठीक है जी। तो आपने इसको लिख दिया m इंटू ए, ठीक है, और आपने मैक्सिमम टेंशन यूज़ करनी है क्योंकि आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मैक्सिमम मैस जो है वो यूज़ करेंगे इस जगह पे। तो एम ए नोट बराबर आ जाएगा एम नोट इंटू जी माइनस एम जी। सो यहाँ पे आपके पास जो ए नोट आया वो बराबर आ गया एम नोट जी माइनस एम जी। एम नोट मैक्सिमम मैथ जो आप लटका सकते हैं वो कितना है, ओवर एम भी आएगा बेटा यहाँ पे। तो ये कितना, आप 25, जी को जी ही लिखा रहने दें, और मंकी का मैथ कितना है 20 ओवर मैथ ऑफ मंकी, 20 लिख दिया मैंने। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आएगा, 25g में से 20g निकाल दिया तो क्या रहेगा 5g ओवर 20। g की वैल्यू पुट कर दें, ए नोट क्या आता है 5 ओवर 20 इंटू 10, 0 0 के साथ गया, तो 5 को 2 पे डिवाइड करें तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आपने जो ख्याल रखना है, जो ख़ास तौर पे आपने गलती नहीं करनी, वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम टेंशन आपने अप्लाई करनी है मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने के लिए। और टेंशन जो है वो इस वक्त रिएक्शन ऑफ वेट के तौर पे हम ले रहे हैं, ठीक है ना। सो आप मैक्सिमम जो मैथ है वो यूज़ करेंगे टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और ये वेट किसका यूज़ किया है, मंकी का, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। सो ये पॉइंट सिर्फ अगर आप समझ गए तो आप ये न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं करेंगे जी। इसका आंसर आना चाहिए 2.5, यस, यही हमारे पास आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन चेंजेस द वेलोसिटी फ्रॉम 50 मीटर पर सेकंड टू 100 मीटर पर सेकंड इन 50 सेकंड, द मास ऑफ द बॉडी। फोर्स दी गई है, टाइम दिया गया है, स्पीड में चेंज दिया गया, तो आप ये अप्लाई करें F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। आप इसको क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। सिंपल फॉर्म में ले आए तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। F कितना है 2.5 न्यूटन, मैं न्यूटन नहीं लिख रहा, बस यूनिट नहीं यूज़ करूँगा, 2.5 न्यूटन, ठीक है जी, इज इक्वल टू मैस आपने मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है जी 100, इनिशियल कितनी थी 50, ओवर टाइम कितना लगा 50 सेकेंड। तो जी करें सॉल्व, 2.5 इज इक्वल टू m, 100 में से 50 गए तो बाकी कितने रह गए 50 डिवाइडेड बाय 50, ये तो आपके पास 1 आ गया, मैथ कितना आ गया 2.5 kg मैथ आ गया। ओके बेटा, यस। द एक्सप्रेशन डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी रिप्रेजेंट्स, तो आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा कि फोर्स जो है वो बराबर होती है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है जी, अब न्यूटन थर्ड लॉ पे हम आ गए हैं, इसकी थ्योरी को अच्छी तरह समझना है। इसमें से अमूमन जो क्वेश्चन है वो थ्योरी में से लिए जाते हैं, ठीक है बेटा, तो बड़ी तवज्जो से थ्योरेटिकल पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है आपने। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का जो है वो एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन बात पूछ लेते हैं कि पहले एक्शन की फोर्स जो है वो जन्म लेती है या रिएक्शन की फोर्स जन्म लेती है, पहले एक्शन की फोर्स पैदा होगी या रिएक्शन की, तो याद रखिए कि दोनों साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होती है। ओके, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर,
फोर्सेस हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होती है। जिस टाइम एक्शन है उसी टाइम पे रिएक्शन है। ये नहीं है कि एक्शन जो है वो पहले हुआ है, थोड़ी देर बाद रिएक्शन की फोर्स पैदा होगी, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। ओके, आप किसी को भी एक्शन कह सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन कह सकते हैं। और दूसरी बात आपने यहाँ पे ये याद रख लेनी है कि फोर्सेस जो हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, अकेली फोर्स नहीं होती। एक्शन फोर्स की हमेशा रिएक्शन फोर्स होती है। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो देखिए, पहले लॉ ने आपको डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में बताया, दूसरे ने आपको फोर्स मेजर करना बताया, तीसरे ने आपको क्या बताया, फोर्स की नेचर के बारे में बताया है कि फोर्स होती किस नेचर की है। फोर्स जो है वो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा जो लॉ ऑफ न्यूटन है वो फोर्सेस के साथ डील करता है, तो तीनों करते हैं। एक ने डेफिनेशन ऑफ फोर्स आपको बताई, दूसरे ने मेजरमेंट ऑफ फोर्स आपको बताई, तीसरे ने नेचर ऑफ फोर्स आपको बताई। तो ऑल ऑफ दीज आंसर लेंगे तब। ठीक है, तो थ्योरेटिकल जरा बातें हैं, जरा ध्यान से आपने समझनी जी। अब हम बात करने लगे कि जो एक्शन और रिएक्शन हैं ये क्या चीजें हैं, क्या बलाएं हैं, ये कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक्शन और रिएक्शन हो ही नहीं सकता कि एक की मैग्नीट्यूड कम हो, एक की एक लम्हे के लिए भी ज्यादा हो जाए, ऐसे नहीं होगा। एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और ये हमेशा ऑपोजिट होते हैं। एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते, दे आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। यहां तक आपको आसान भी लगा, आपको समझ भी आ रही है। आगे थोड़ी सी नई बातें आ रही हैं, ध्यान करना है अब आपने। सो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, इसको पल्ले से बांध लें। क्या कर लें, इसको पल्ले से बांध लें। एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पे नहीं होता, दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। आप बॉल को दीवार पे मारें, अगर बॉल जो है वो एक्शन फोर्स लगा रही है दीवार पे, तो दीवार रिएक्शन फोर्स लगाएगी बॉल पे। दोनों फोर्सेस एक बॉडी पे नहीं है। टेबल पे लैपटॉप पड़ा है तो इसका वेट, इसके वेट की फोर्स को आप वर्टिकली अगर डाउनवर्ड लें, उसको एक्शन लें, तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड किस पे लग रहा है, लैपटॉप पे। ठीक है, टेबल पे क्या लग रहा है, एक्शन, वेट की फॉर्म में। सो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। इसको अच्छी तरह समझ लें, इसमें गलती नहीं करनी, इसी के ऊपर बाकी सारी थ्योरी है। ठीक है जी। दे कैन नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी, ये मैंने अलग से जो है वो लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ये इसी पॉइंट को दोबारा एलैबोरेट किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कैन नॉट कैंसिल इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर। देखें, दो फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को तब कैंसिल करेंगी ना जब वो एक बॉडी पे अमल कर रही होंगी। अगर एक फोर्स जो है वो आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, रिएक्शन फोर्स आप कह लें कि आपके ऊपर लग रही है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। या एक फोर्स लग रही है कार पे, एक बस पे लग रही है, तो क्या वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकती हैं, नेवर। वही फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी जो सेम बॉडी पे लग रही हो। यहां पे तो जो एक्शन और रिएक्शन की फोर्स है वो सेम बॉडी पे लग ही नहीं सकती, तो दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। नेक्स्ट, जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती तो आप कह सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। ठीक है, दोनों की वजह से जो मैं कह रहा हूं, वैसे तो डिफरेंट सिचुएशंस में हो भी सकती है, लेकिन एक्शन और रिएक्शन के रिजल्ट में एक बॉडी पे लगने वाली जो फोर्स है वो जीरो नहीं होगी, और जब वो जीरो नहीं होगी तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। तो एक्शन और रिएक्शन की वजह से कभी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। ठीक है, कि आप ये ना कर दीजिएगा कि आपको सिचुएशन दी जाए कि टेबल पे बुक पड़ी है तो बताएं वो इक्विलिब्रियम में आई है, नहीं,
बताएं वो एक्शन और रिएक्शन की वजह से इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अदर सिचुएशन में पॉसिबल है, लेकिन ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक दूसरे को कैंसिल ही नहीं कर सकती ना फोर्सेस। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जो मैंने आपको पढ़ाया था लीनियर मोमेंटम, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। याद रखें जो जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन में आपको याद होगा, आपने एफएससी में जहां भी पढ़ा है, इसकी डेरिवेशन में आपने न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई किया था। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन थर्ड लॉ। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। वी किक का स्टोन, हम एक पत्थर को जो है वो किक मारते हैं। वी गेट हर्ट, हमें चोट लगती है। इट हैपन्स ड्यू टू, हमें चोट क्यों लगती है? इनर्शिया की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, रिएक्शन की वजह से, मोमेंटम की वजह से। जी आप सही सोच रहे हैं, रिएक्शन की वजह से। आप ना पंगा लेना, आप जाके क्यों उसे छेड़ रहे हैं? तो जब आप उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं स्टोन के ऊपर, तो स्टोन आपके पाँव पे क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो रिएक्शन की वजह से आपको चोट लगती है। मैं वो वाला हर्ट होना आपसे अभी डिस्कस नहीं कर रहा जी, वो भी रिएक्शन की वजह से होता है जी। नेक्स्ट, फ्लाइट ऑफ रॉकेट इन स्पेस इज एग्जांपल ऑफ। जी रॉकेट की जो फ्लाइट है स्पेस में, वो किस की एग्जांपल है? डेफिनेटली थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया था ना। देखिए यहाँ पे लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लिखा हुआ। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसकी वजह से था, उसमें भी आपने यूज किया था ना थर्ड लॉ। हमने कहा ना कि इक्विवेलेंट है। अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इट इज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो अभी हमने क्या पढ़ा है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आंसर क्या आता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमने ये नहीं कहा बाबा कि लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। हमने कहा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। याद रहेगा जी। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जी, थ्योरी में से है, आपने आंसर देना है, मैं आपको टाइम दूंगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ कंसर्न्स द फोर्सेस ऑफ interaction between two bodies. Which of the following statements relating to the third law is not correct? कौन सी करेक्ट नहीं है? यानी एक ऐसी होगी जो करेक्ट नहीं है। The two forces must be of the same type. जी नेचर में वो सेम होती हैं। ओके, the two forces are equivalent and opposite, so the bodies are in equilibrium. ये मैंने आपको कहा था कि एक्शन और रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में ले आएगा, तो ये गलत है जी। बाकी भी पढ़ लेते हैं। द टू फोर्सेस आर ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये भी ठीक है जी। द टू फोर्सेस आर एट ऑल टाइम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये भी ठीक। तो बेटा आंसर है जी हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं जी। Newton's third law of motion is for bodies that are in motion at rest, both A and B, none of these. जी तो ये दोनों के लिए देखें, हमने रॉकेट की एग्जांपल ली, मोशन में था। हमने टेबल के ऊपर पड़ी बुक की एग्जांपल ली, वो रेस्ट में थी। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये दोनों बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जी, तो मेरा ख्याल है आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, थ्योरी भी आपने देख ली है। अब आपने असाइनमेंट इसकी अच्छी तरह से तैयार करनी है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है जी। तो बल्कि एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ अभी आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ फिर एंड करते हैं। थ्योरी में से है, the action and reaction forces referred in Newton's third law of motion must act on the same body, हो ही नहीं सकता। must act upon on different bodies, yes, ये आंसर है। अभी इसके ऊपर काफी जोर दिया है।